नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश को आईएएस अधिकारी से इतना लगाव क्यों है और इस लगाव की वजह क्या है। तो हम आपको एक उदाहरण के साथ इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। पटना में एक रैली होनी थी जदयू की। संयोग से उस रैली के एक दिन पहले आरसीपी सिन्हा से, मतलब जो उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाइट लेने के लिए पहुंचे। तो कहे संतोष जी बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ के 1 घंटा लगभग बैठे। हम लोग देखे कि क्या हो रहा है। तो जदयू के जिला से जो कार्यकर्ता लोग आ रहे थे, वो लोग वहाँ से फोन से सूचना दे रहे थे कि हम इतनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम इतनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, इतनी गाड़ी लेके आए। और सब सूची जो है उनके पास आ गया। एक बार देखिए, कहीं देखिए पूरे बिहार में 8000 गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल लगा के। 15,000 गाड़ी लेके आ रही। कहाँ से देखिए, फर्जीवाड़ा हम ही को बेवकूफ़ बनाने चला है। परिवहन विभाग में कितना गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका हमको अपडेट जानकारी है, और इस प्रदेश में कितना गाड़ी है वो भी हमको पता है। और देखिए सब कितना कैसे लिख के दे दिया है। ये संतोष देख हम ही को टोपी पहनाना चाहता है। मतलब आईएएस अधिकारियों को इस स्तर तक की बारीकी जानकारी होती है कि हमारा कार्यकर्ता जो कह रहा है वो कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। मतलब एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज होता है ना। और नीतीश कुमार 2005 में जब से सत्ता में आए तो एक ये ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से सरकार भी चलाए। ऐसा नहीं कि आरसीपी के बाद मनीष वर्मा को इन्होंने बनाई तो कोई नई बात रही। इन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेसी को सामने रखा, ब्यूरोक्रेसी के सहारे काम कराने की कोशिश की। क्योंकि इस देश में 2 ही थ्योरी है। एक है पार्टी और कार्यकर्ताओं के सहारे, मतलब कार्यकर्ता को तवज्जो दीजिए, जो लालू के शासनकाल में होता था बिहार में, कि एक प्रखंड अध्यक्ष भी थाना अध्यक्ष और डीएसपी को हैसियत बताते रहता था। तो वो मॉडल भी फेल हो गया। उस मॉडल के कारण ही अराजकता हुई। उस मॉडल के कारण ही कानून का राज का जो दावा था वो दावा टूटा। एक अलग तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति डेवलप हुआ नेताओं के हाथ में जब पूरा सिस्टम रहा। तो नीतीश कुमार आए तो ठीक इसको उलट कर दिया। चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष और ये जिला अध्यक्ष, विधायक, मंत्री तक की हैसियत को उन्होंने एक सीमा के अंदर बांध कर रख दिया कि आप थानेदार तक को भी पैरवी नहीं कर सकते हैं, बीडीओ सीओ तक को की पैरवी नहीं कर सकते हैं। इस लेवल पर उन्होंने कंट्रोल किया और इसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से खुली छूट उसने दी। और ये अलग बात है कि उस छूट की वजह से जनता प्रताड़ित ना हो, उस छूट की वजह से एक अलग तरीके की लूट व्यवस्था न शामिल हो जाए। इसके लिए ही मुख्यमंत्री ने जनता का दरबार कार्यक्रम चलाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय भी रहा। उस जनता के दरबार का रुतबा यही था कि जिस दिन सोमवार को जनता का दरबार होता था, बीडीओ सीओ थानेदार से लेकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी तक सब के सब ऑनलाइन रहते थे, मतलब और दफ्तर में बैठे रहते थे, और जो कंप्लेन आया उसका संज्ञान होता था। इसके बाद के दिनों में उन्होंने जनता के लिए दे दिया कि भाई अगर ब्यूरोक्रेसी से उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो राइट टू सर्विस एक्ट दे दिया उनको। पूरे देश में, बिहार में एक अलग तरीके का कानून बनाया गया कि काम का अधिकार ये, और उसकी एक सूची जारी कर दी गई। इसके अगर ये नहीं होता है इतने दिनों के अंदर में तो आप वहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसेस उन्होंने बनाया और राज्य स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग होनी शुरू हो गई कि जितना शिकायत हुआ उसमें कितने का कंप्लायंस हुआ। तो एक ये भी तरीका रहा कि मान लीजिए कि हम नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी के सहारे अगर हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो वो सिस्टम करप्ट ना हो, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए, कुछ व्यवस्थाएं की गई और उसी अनुसार शासन नीतीश चलाते रहे। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी रहे हैं जो सरकार को ही नहीं पार्टी को भी चलाते रहे हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते में नीतीश के साथ शामिल रहे। क्योंकि नीतीश के साथ जो भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं वो दोनों फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी और प्रशासनिक फ्रंट पर भी, दोनों फ्रंट पर नीतीश के साथ खड़े रहे। अंजनी प्रसाद सिंह को लीजिए या आज भी लीजिए कि
कोई मंत्री जाए, कोई पार्टी का पदाधिकारी जाए, कोई भी मिलने के लिए जाए नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार के साथ साथ दीपक कुमार जरूर बगल में बैठे रहते हैं। मतलब अकेले नीतीश कुमार मिलते ही नहीं है किसी से। अंजनी कुमार सिंह के दौर में भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब कभी हम लोग मिलने के लिए जाते थे तो अंजनी कुमार सिंह बैठे रहते थे और उस डिबेट का वो हिस्सा होते थे। ये अलग बात है कि 10 मिनट बातचीत के बाद नीतीश कुमार ही उनसे पूछते थे कि अंजनी बाबू इसमें क्या हो सकता है, इस संतोष जी का इंफॉर्मेशन के आधार पर आप क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि ब्यूरोक्रेटिक अंदाज उनका जो है ना, उसको उन्होंने माना है कि इसके सहारे हम सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और इस वजह से जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो इनकी बातों पर काम करें, इनकी बातों को माने, इसके लिए उन्होंने एक नई तरीके की स्कीम भी चला दी, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हम लोग कहते हैं। बिहार के जितने भी सीनियर IAS अधिकारी ने रिटायर हुए तो 4-5 ऐसे विभाग का इन्होंने स्थापना किया, जिस विभाग में रिटायरमेंट के बाद उनको चेयरमैन का, तो किसी को सदस्य का, कभी किसी तरीके से उनको 5 साल का व्यवस्था, रिटायरमेंट के 5 साल तक का व्यवस्था वो कर देते थे, अभी भी करते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी, इन्हें ये बात साफ समझ में आ गई है कि इस डेमोक्रेसी में बिना ब्यूरोक्रेसी के सहयोग के कुछ भी नहीं कर सकते हम। कितना भी क्रांतिकारिता क्यों नहीं दिखा दीजिए, ब्यूरोक्रेसी में अगर पेच फंसा दिया ना तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए 2005 से लेके अभी 2024 तक, बीच में 2 टर्म में कुछ दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इतने दिनों तक मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार का एक आरोप तक नीतीश कुमार पर नहीं लगा। कारण क्या है? ब्यूरोक्रेसी को हमेशा विश्वास में इसने रखा। जैसे भी हो, बाबू नुनू सुगा कह के हो, थोड़ा फटकार के हो, या फिर पद का लालच देकर हो, इन्होंने काम कराता रहा और फाइल पे सारे मूवमेंट में ब्यूरोक्रेसी को शामिल रखा। और जब ब्यूरोक्रेसी शामिल रहेगा तो समझ लीजिए किसी की ताकत नहीं है कि उस फाइल पर जांच बिठा दे, क्योंकि सारे सिस्टम में तो वही लोग हैं। जहां ब्यूरोक्रेसी के विपरीत आप निर्णय लिए किसी फाइल पे, तो बस आप आ गए निशाने पर। ये जो कॉकस है ना, इस कॉकस को आप बाहर से नहीं समझ सकते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार का प्रणाम क्यों झुक क्यों रहा है। अरे भाई, आप जब उस सिस्टम में जाएंगे ना, आप कितना भी मजबूत प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है, डोभाल की इच्छा के विपरीत वो एक काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक काम भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का कह सकते हैं कि नेटवर्किंग होता है, पकड़ होती है उन लोग। तो नीतीश कुमार इसी अंदाज में सरकार भी चलाए और इसी अंदाज में पार्टी को भी चलाया। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार RCP सामने आए, नहीं तो आपको अंजनी सिंह हो, चाहे जो भी अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में रहे, वो दोनों इशू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशासनिक इशू पर ही, पॉलिटिकल इशू पर भी जो है सलाह मशविरा उनसे लेते रहे हैं मुख्यमंत्री, चाहे चंचल कुमार हो। टिकट वितरण से लेके फीडबैक से, क्योंकि देखिए IAS अधिकारी अगर आपके पास गुड बुक में है तो किस MLA MP का पब्लिक इमेज क्या है, पब्लिक के क्या चाहती है, पब्लिक के बीच सरकार की योजनाओं का क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि मिशनरी है ना, आपको हर पल जानकारी मिलते रहता है और उसके अनुसार आप एक्ट करते रहते हैं। अगर पूरी ब्यूरोक्रेसी को आप कंट्रोल रखें, पूरी ब्यूरोक्रेसी को आप साथ लेकर चलेंगे तो रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द रिजल्ट आता है। तो नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से चंचल और अंजनी कुमार पार्टी को 2005 से चलाते रहे, प्रत्यक्ष तौर पर RCP सामने आए और RCP के सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखी, जो नीतीश ने महसूस किया, जो एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वो संभव नहीं है। जैसे आप ठीक है, अंजनी बाबू रहे हो चाहे चंचल कुमार हो, जब ये लोग थे तो वो खुलकर पब्लिक डोमेन में तो आ नहीं सकते थे, तो उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता था, उससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं होता था। आप बूथ लेवल कमेटी थोड़ी बना देंगे अंजनी सिंह और चंचल कुमार या दीपक कुमार, उसके लिए तो पार्टी संगठन में को मजबूत होना पड़ेगा। तो फिर मुख्यमंत्री आवास से बाहर पार्टी संगठन में भी और पार्टी संचालन में भी उन्होंने RCP का इस्तेमाल किया। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि RCP के कार्यकाल में
नीतीश की पार्टी जदयू बूथ लेवल पर, संगठन के लेवल पर जितना सक्रिय रहा, उतना सक्रिय कभी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर संगठन में सक्रिय नहीं रहा। ये बड़ा सत्य है। आरसीपी ने कई ऐसे प्रोग्राम चलाए पूरे बिहार में, अति पिछड़ों को जोड़ने का काम, अति पिछड़ा सम्मेलन, जिसका प्रभाव पड़ा गांव-गांव में अति पिछड़ों का पॉलिटिकली जुड़ाव। अभी योजनाओं के साथ अति पिछड़ों से का जुड़ाव जो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज है वो पर्दे के पीछे में लोग करते रहे, जैसे रिजर्वेशन दे देना, अति पिछड़ों को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल जाना, महादलित को एक अलग कैटेगरी बनाकर उन तक लाभ पहुंचा देना। तो ये सब नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में करते थे। और उस लाभुक को वो वोटर में कैसे टर्न आउट करें, इसके लिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए था, पॉलिटिकल मैकेनिज्म, वो बराबर वो मिस करते थे। और इसी वजह से 2014 में इतने लोकप्रियता के बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि मोदी की आंधी को जो है वो जो ग्रास लेवल पर जो लोग उनके थे, जो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से बनाया गया था, वो बह गए, क्योंकि वो पॉलिटिकली उनको कोई कन्विंस करने वाले थे नहीं कि भाई नहीं, लोकसभा चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार 10 सीट जीत लेते हैं तो मजबूती स्थिति में रहेंगे। वो समझाने में कामयाब हो गया। जो गुजरात मॉडल के लोग आए हुए थे, कह रहे ये चुनाव नीतीश जी का थोड़ी है, ये चुनाव तो मोदी जी का है, नीतीश जी का चुनाव आएगा तो आप उनको वोट कर दीजिए। इसका लाभ वो उठा लिए। इस बात को नीतीश ने समझा कि भाई संगठन जरूरी है, तब आरसीपी को मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालकर संगठन में भी लगाया और उसका प्रभाव हुआ। और उसी प्रभाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को भी शामिल किया है, क्योंकि मनीष वर्मा 8-10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के कामकाज को करीब से देखा, 24 घंटे उनका प्रशासनिक अप्रोच क्या है और पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, उतने मोनेटली हमें नहीं लगता है कि संजय झा भी देखे होंगे या विजय चौधरी, ललन सिंह, कोई नहीं देखा होगा जितना आरसीपी देखे, अब जितना मनीष वर्मा देखे। इसलिए मनीष वर्मा पर्दे के पीछे लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने काम किया था, पर्दे के पीछे 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने काम किया, आरसीपी के साथ काम किया उन्होंने। लेकिन अब नीतीश को यह लगने लगा है कि देखिए संजय झा के काम का अपना एक तरीके, संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से उनके बूथ लेवल कमेटी पर या संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, या वो बड़ा बदलाव करने के उनके अंदर वो क्षमता भी नहीं है, क्योंकि एक तो चुनावी राजनीति का जो अपना एक नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव में संजय झा कभी फिट नहीं बैठे हैं। उनका विकास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स रहा है और उस पॉलिटिक्स जो नीतीश का रहा है। लेकिन आप नीतीश तो नेता है ना, आप तो नेता नहीं है। आपको तो जनता के बीच जनता की चीज़ों को समझने का जो एक मद्दा होना चाहिए और जो दायरा होना चाहिए, वो इनके पास नहीं है। एक तो जाति है कि भाई ब्राह्मण जाति से आते हैं, वोटर इनके साथ नहीं है, इनकी जाति का 5% भी जदयू के साथ पूरे बिहार में ब्राह्मण नहीं है कुल आबादी का, तो फिर वो राजनीति क्या करेंगे? उनके लिए ये संकट है। और मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं और वो अति पिछड़ा, मतलब पिछड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि आते ही उन्होंने कहा कि हम लालटेन युग में पढ़े हुए हैं, हम लालटेन रोज मल के जलाते थे, मतलब एक अपनी इमेज वो बनाने की कोशिश की है कि हम बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे हैं, हम गरीब घर के रहे हैं, गरीब घर के बेटे भी हैं, ये इमेज बनाने की कोशिश की है, ताकि जो गरीब गुरबा है बिहार का उसको वो कनेक्ट कर सके अपने से। तो नीतीश की रणनीति की वजह यही है कि देखिए प्रशासनिक तौर पर भी और पॉलिटिकली तौर पे भी उनको लगता है कि आईएएस अधिकारियों के माध्यम से चीज़ों को बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सकता है, और ये समझदारी उनका स्वाभाविक भी है। उन्होंने देखा भी है कि भाई उसका क्या लाभ होता है, क्योंकि भाई जो पॉलिटिकल सिस्टम से जो लोग आए हुए हैं, आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्या ट्विटर पे हो रहा है, देश में क्या ट्रेंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के कितनों बड़ा नेता है उसकी समझदारी अभी तक उस तरीके की नहीं हुई है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनके पास स्किल भी है और उन चीज़ों का नेटवर्किंग भी है। देश के आप मनीष वर्मा देश के किसी आईएएस अधिकारी से, कोई भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर सकता है, क्योंकि पहले है कि वो आईएएस अधिकारी है,
फिर पॉलिटिकल पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव है। इसका लाभ जो मिलता है ना, वो लाभ किसी पॉलिटिकली बेस या पॉलिटिकल ट्रेनिंग से बाहर निकले हुए नेताओं को वो लाभ नहीं मिल सकता है। डाटा का लाभ हो, कंस्टिट्यूंसी में मान लीजिए कोई कार्यकर्ता के साथ कोई परेशानी हुई है तो जितनी मजबूती के साथ मनीष वर्मा पैरवी कर सकते हैं उतनी मजबूती से संजय सिंह ललन सिंह पैरवी नहीं कर सकते हैं। उन तकनीकी चीज को भी वो नहीं समझते हैं। ये तकनीकी चीजों को भी समझते हैं कि अगर मान लीजिए पेच फंसा रहा है कहीं ब्यूरोक्रेसी, तो पेच फंसाने का मतलब वो समझ जाएगा और उस पेच को कैसे खोला जा सकता है वो इसके पास वो तरीका है। इसलिए नीतीश कुमार आईएएस अधिकारियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, प्रशासकीय क्षेत्र में भी और अब राजनीति में भी, क्योंकि दोनों क्षेत्र में अगर आईएएस अधिकारियों का ये इनकी पसंद है तो उसकी वजह यही है कि गवर्नेंस में भी तुरंत डिलीवर होता है चीज़ें। पॉलिटिकल फैसले को भी जो है अगर हमको डिलीवर करना है हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के अंतिम पौधान पर, तो उसका मैकेनिज्म ये लोग तुरंत डेवलप कर लेते हैं। और इसके लिए इनको आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तामली मरकज, जो कुछ भी नीचे लेवल पर जो प्रशासकीय नेटवर्क है उसका इस्तेमाल भी ये बेहतर कर लेते हैं। आज 2024 के लोकसभा चुनाव में वही तंत्र था ना जो नीतीश कुमार के बूथ मैनेजमेंट के में 0/0 होने के बावजूद भी जहां नीतीश को तीर देखा वहां महिलाएं सबसे ज़्यादा निकल कर नीतीश को वोट की। और आज पूरा बीजेपी इसलिए खामोश है कि उन्होंने वो ताकत देख लिया नीतीश कुमार का कि ये ताकत सिर्फ नीतीश कुमार में है कि जो वोटर जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, ऐसे वोटर को भी नीतीश कुमार इस पॉलिटिकल सिस्टम के सहारे नहीं निकाला जा सकता है, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से निकाला जा सकता है। उसने ये इस बार भी साबित किया। और ऐसे में एक ब्यूरोक्रेट अगर पार्टी का पदाधिकारी भी बन जाए तो नीतीश मानते हैं कि वो उनके लिए सोने में सुहागा जैसा है।